क्या ऐसा है? निशा शर्मा ने उन्हें तिरछी नज़रों से देखा। बस मुझे एक बहन की तरह माना। कियाओ यानजुए ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और अंततः हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने शुरू से ही तुम्हें कभी बहन की तरह नहीं माना। अगर उन्होंने सच में उसे अपनी बहन माना होता और फिर उस पर हाथ डाला होता तो उन्हें एक जानवर से भी बुरा महसूस होता। हालांकि जब मैंने उस समय एसवाय साई को खरीदा था तो तुम्हारी देखभाल करने की इच्छा के अलावा इसका कारण ये भी था कि मुझे लगा कि इस उद्योग में पैसा है। कियाओ यानजुए ने इस मामले के बारे में गंभीरता से बात की। हालांकि वे निशा शर्मा को पसंद करते थे, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अन्य पहलुओं की अनदेखी करते हुए केवल रोमांस पर ध्यान केंद्रित करें। ये कहने के बाद उन्होंने थोड़ी चिंता के साथ निशा शर्मा की ओर देखा। उन्हें डर था कि कहीं वह उनकी बातों से नाराज न हो जाए। हालांकि निशा शर्मा काफी खुश थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा डर प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना था। उसके लिए ये गहरा प्यार नहीं, मूर्खता थी। भावनाओं के लिए सब कुछ छोड़ देना बहुत डरावना था। भले ही वह और कियाओ यानजुए अंत में एक साथ हो जाएं, वह अपना करियर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा जब व्यवहारिकता का रोमांस से मिलन होता है तो किसने कहा कि केवल एक को चुनना जरूरी है? केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं, बड़े सब कुछ चाहते हैं। अगर कियाओ यानजुए ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया तो उसे खुशी महसूस नहीं होगी। अगर उन्हें बाद में पछतावा हुआ और कहा कि उसने ही उन्हें बर्बाद कर दिया तो ये सही नहीं होगा। इसके अलावा किसने कहा कि सफलता और प्यार के बीच टकराव है? सफलता के बिना कोई प्यार पाने के योग्य कैसे हो सकता है? और निशा शर्मा ने खुद को कभी ऐसी दुविधा में नहीं डाला। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? निशा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। इसके अलावा कियाओ यानजुए कंपनी में पहले कभी नहीं आए थे और उसे ये भी नहीं पता था कि कंपनी के मालिक बदल गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम सोचो कि मैं तुम्हें आभारी होने के लिए मजबूर कर रहा हूं, कियाओ यानजुए ने गंभीरता से समझाया। अगर निशा शर्मा को पता होता कि वे उसके बॉस मालिक बन गए हैं तो उसका मिजाज कैसा होता? इसके अलावा कियाओ यानजुए को नहीं लगा कि उन्हें निशा शर्मा को प्रभावित करने के लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। वे बस उसके रास्ते को और आसान बनाना चाहते थे। इन शब्दों पर निशा शर्मा के दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। कौन खुश नहीं होगा जब कोई इस तरह उसकी देखभाल कर रहा हो? ये सोचकर वह फिर से कियाओ यानजुए की बाहों में कूद गई और खुद पहल करते हुए उन्हें चूम लिया। जब तक वे दोनों अलग हुए काफी समय बीत चुका था। इच्छा से भरे उसके सुंदर चेहरे को देखकर कियाओ यानजुए ने अपने पेट के निचले हिस्से में कसाव महसूस किया। जो आवेग पहले शांत नहीं हुआ था वह लगभग फिर से भड़क उठा। उन्होंने बेमन से खुद को रोका और दूर हट गए। करीब झुकने के बजाय निशा शर्मा ने पहले वाला सवाल पूछना जारी रखा। एसवाय का अधिग्रहण कौन करने वाला था? किसी तरह उसके दिमाग में एक अलग ही पूर्वाभास आशंका था। पक्का नहीं पता, मैंने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। मैंने सुना है कि वह शाही राजधानी से कोई है। कियाओ यानजुए ने अपना सिर हिलाया। उसके अजीब भाव देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई बुरी बात है? कियाओ यानजुए ने पूछा। बुरी बात बिल्कुल नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस पक्का नहीं पता। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें पक्का करने में मदद करूंगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद निशा शर्मा ने मान लिया। मुझे लगता है मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ जो एसवाय साई का अधिग्रहण करना चाहता है। ये शब्द सुनकर कियाओ यानजुए सुन्न रह गए। तुम जानती हो? ये बस एक संभावना है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। उसकी प्रतिक्रिया देखकर कियाओ यानजुए का दिल बैठ गया। वह कौन है? वह लियोन नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि वह भी शाही राजधानी से ही है। लियोन, शाही राजधानी नाम जाना पहचाना लग रहा है। कियाओ यानजुए ने त्योरियां चढ़ाईं, तभी अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ली फेयून, ली फेयून। निशा शर्मा की आंखें चमक उठीं। उलझन में होने का नाटक करते हुए उसने पूछा, आप उसे जानते हैं? और यह नाम थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसने एक पल के लिए अपना सिर झुकाया और फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। ली फेयून, ली वेयून, क्या वे बड़े भाई और बहन हैं या बड़ी बहन और भाई? ये देखकर कि उसने सही अंदाजा लगा लिया है, कियाओ यानजुए ने उससे यह बात नहीं छिपाई। वे दोनों बड़े भाई और छोटी बहन हैं। उन्होंने अपना दूरभाष निकाला, कुछ देर तक अपनी फोटो गैलरी देखी, एक तस्वीर ढूंढी, उसे बड़ा किया और निशा शर्मा के सामने रख दिया। क्या ये वही है? स्क्रीन पर एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ एक पारिवारिक तस्वीर, फैमिली पोर्ट्रेट, दिखाई दे रही थी, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों थे और वे सभी काफी सुरुचिपूर्ण सुंदर दिख रहे थे। निशा शर्मा ने तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा किया और सिर हिलाया। हाँ, ये वही है। ये सच में वही है। कियाओ यानजुए ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या उसे शाही राजधानी में नहीं होना चाहिए? वह यहाँ क्यों आया? तुम उसे कैसे जानती हो?
कल रात मैं जैद सिटी में थी। मैं दूसरों के साथ कराओके गाने गई थी, है ना? निशा शर्मा ने समझाया। केटीवी में मेरा सामना 2 गुंडों से हो गया था, तब उसने आकर मेरी मदद की। जब मैं आज सुबह हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में थी तो वह वहां भी था। कियाओ यानाजुए की भौहें एक साथ तन गईं। दूसरे शब्दों में, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम उससे 2 बार मिल चुकी हो। उनकी नाराजगी निश्चित रूप से निशा शर्मा पर नहीं थी, वे ली फेयुन के कारण गुस्से में थे। ली फेयुन की प्रतिष्ठा और उनके प्रति उसके रवैये के बारे में सोचते हुए कियाओ यानाजुए को कुछ भी इतना आसान नहीं लग रहा था। इसके अलावा ली फेयुन ली वेयुन का भाई था, इसलिए उसे ली वेयुन और निशा शर्मा के संबंध के बारे में पता ही होगा। इन सब बातों को मिलाकर अगर कियाओ यानाजुए अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लेते तो वे सच में मूर्ख ही कहलाते। ओह हाँ, वह भी उसी उड़ान फ्लाइट में था जिसमें हम थे, लेकिन जब उसने सुना कि आप भी साथ आ रहे हैं तो उसे अचानक कुछ काम याद आ गया और वह चला गया, निशा शर्मा ने एक मासूम भाव के साथ कहा। वह इस मामले के बारे में कियाओ यानाजुए से बात करने का मौका ढूंढने ही वाली थी। ली भाई बहन जैसे थे, उसे देखते हुए उनका इरादा निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं था। इसलिए निशा शर्मा इस मामले को अकेले संभालने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि वह कियाओ यानाजुए को यह नहीं बताएगी कि उसने बहुत पहले ही ली फेयुन की पहचान कर ली थी। आखिरकार इस बात को समझाया नहीं जा सकता था। निशा शर्मा कियाओ यानाजुए को बहुत सी बातें बताएगी, लेकिन वह उन्हें यह नहीं बताएगी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए एक राज बनकर रहेगी। कियाओ यानाजुए ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे अभी भी ली फेयुन के निशा शर्मा के पास आने को लेकर परेशान और उलझन में थे। कहीं वह इस साइक खरीदकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? कियाओ यानाजुए ने त्योरियां चढ़ाईं। ये चाल जानी पहचानी थी। क्या उन्होंने खुद शुरुआत में ऐसा नहीं किया था? हालांकि भले ही उन्होंने इस्वाया का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन उन्होंने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में खुद को निशा शर्मा के साथ नहीं जोड़ा था। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी थी कि ली फेयुन इस्वाया का अधिग्रहण करने के बाद निश्चित रूप से इतना सीधा और शांत नहीं रहेगा। उसमें जियांग ह्यूरान से भी कम नैतिकता थी। कम से कम जियांग ह्यूरान के एक समय में एक के साथ ही रिश्ते होते थे। कियाओ यानाजुए इस बात से खुश हुए बिना नहीं रह सके कि वे पहले ही इस खेल में आगे निकल गए थे, वरना अब ये काफ़ी परेशानी भरा होता। मुझे कैसे पता होगा कि वह क्या सोच रहा था? निशा शर्मा ने ठंडी सांस ली और व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन वह दरअसल ली वेह्युन का भाई है। ये कहते हुए उसने कियाओ यानाजुए की ओर खतरे वाली तीखी नज़र से देखा। मुझे लगता है कि वह ली वेयुन के लिए न्याय मांगने के मकसद से मेरे पास आया था। जहां तक इस बात का सवाल था कि वह ली वेयुन के लिए न्याय क्यों चाहता था, ये पूरी तरह से कियाओ यानाजुए पर निर्भर था। कियाओ यानाजुए का दिल उछल पड़ा। वे खिसक कर निशा शर्मा के बगल में बैठ गए। उनकी लंबी बाहों ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। तो इस तरह उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि मेरे दिल में केवल तुम ही हो। कियाओ यानाजुए बहुत भावुक थे, लेकिन निशा शर्मा के अचानक हंसने से उनका मिजाज जल्दी ही खराब हो गया। हा, निशा शर्मा इतनी जोर से हंसी कि कियाओ यानाजुए उसे बमुश्किल पकड़ पा रहे थे। कियाओ यानाजुए नाराज भी थे और उन्हें मज़ा भी आ रहा था। जब वह इस तरह हंसी तो उन्होंने अभी जो गहरी भावना महसूस की थी वह तुरंत हास्यास्पद हो गई। चलो मत हंसो, बाद में तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। उन्होंने बहुत ही असभ्य तरीके से उसके कूल्हों पर थप्पड़ मारा और बड़बड़ाए बिना नहीं रह सके, इसमें इतना मज़ेदार क्या है? सच में उन्होंने बस कुछ भावुक शब्द ही तो कहे थे। क्या उसे इस तरह हंसने की ज़रूरत थी? ये कितना बड़ा झटका था। क्या उनमें प्यार भरी बातें करने का हुनर नहीं था? निशा शर्मा रुकने से पहले कुछ देर तक हंसती रही और अपनी आंखों से निकले आंसुओं को पोंछती रही। ये सच में थोड़ा मज़ेदार है। उसने कियाओ यानाजुए के चेहरे के सख्त होने का इंतज़ार नहीं किया। उसने तुरंत उन्हें मनाते हुए कहा, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ। उसने कियाओ यानाजुए का हाथ पकड़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कुछ प्यार भरी बात कहने की कोशिश की, लेकिन वह कह नहीं पाए। वह बस विषय ही बदल सकी। आपको क्या लगता है कि ये भाई बहन ली फेयुन और ली वेयुन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसे विषय बदलते देखकर कियाओ यानाजुए क्या कह सकते थे? वे बस उसके सवाल के साथ ही आगे बढ़ सके। मुझे पक्का नहीं पता, हालांकि मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है। आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? निशा शर्मा उत्सुक थी। उसे व्यस्त रखने के लिए कोई काम ढूंढता हूँ, कियाओ यानाजुए ने कहा। निशा शर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन आगे नहीं पूछा। वैसे भी उसे इन बातों के बारे में पक्का नहीं पता था। अगर वह भविष्य में तुम्हें ढूंढता है तो मुझे बताना याद रखना। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, निशा शर्मा का दूरभाष सेल फोन बज उठा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और निशा शर्मा ने दूरभाष पकड़ लिया। संदेश लियोन का था।
क्या तुम कल दोपहर खाली हो? एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कियाओ यानाजुए ने कड़वाहट से दूरभाष पकड़ा, प्रोफाइल पर टैप किया और एक पल के लिए उसे देखा। फिर उन्होंने अपना दूरभाष निकाला और ली फेई उनका नंबर ढूंढा और व्यंग्य करते हुए हंसे। यह एक अलग नंबर है। लगता है उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था। उनकी खुद की प्रेमिका पर बुरी नज़र डाली जा रही थी, तो वे नाराज़ कैसे नहीं होते। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से एक संदेश भेजा। निशा शर्मा ये देखने के लिए पास गई। तुम्हें किस चीज़ में मदद चाहिए? जल्द ही एक जवाब आया। मैं जी सिटी के आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन जी सिटी में मैं केवल तुम्हें ही जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता था। हाँ, कियाओ यानाजुए का चेहरा और भी उदास हो गया और उन्होंने एक और संदेश वापस भेजा। तो मैं अपने प्रेमी के साथ आऊंगी। निशा शर्मा ने उनकी ओर ऊपर देखा और उसे खींचकर चूम लिया गया। और यह संदेश भेजे जाने के बाद जवाब आने में थोड़ा समय लगा। तुम्हारा कोई प्रेमी है? हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा प्रेमी भी पक्का बहुत अच्छा इंसान होगा। वह बहुत आकर्षक है और मेरे लिए बहुत अच्छा है, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना अच्छा प्रेमी ढूंढने के लिए बधाई। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कुछ बातचीत के बाद उधर से एक और संदेश आया। तो बेहतर होगा कि मैं मदद के लिए किसी और को ढूंढ लूँ। क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मुझे डर है कि तुम्हारा प्रेमी खुश नहीं होगा। कोई बात नहीं, वह मेरे साथ जाएगा। नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें किसी और समय रात के खाने डिनर पर ले चलूँगा। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ से कोई और संदेश नहीं आया। कियाओ यानाजुए को देखकर, जिन्होंने लड़ाई जीत ली थी और आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे, निशा शर्मा के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। कितना बचकाना है। जैसे ही उसने दूरभाष नीचे रखा, यह एक बार फिर से बज उठा। कियाओ यानाजुए ने इसे देखने के लिए पकड़ा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। निशा शर्मा देखने के लिए खिसकी और उसके भाव थोड़े अजीब थे। ये तांग लुओ का था। तांग लुओ और निशा शर्मा ने गॉड लुओ स्ट्रीमिंग टीवी के नीचे वाली एक दुकान पर मिलने की योजना बनाई। इन दिनों गॉड लुओ स्ट्रीमिंग टीवी तेजी से विकसित हो रहा था और कंपनी का आकार पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया था। तांग लुओ के पिछले अनुभव के कारण, चाहे वह कंपनी की व्यवस्था हो, प्रबंधन हो या स्ट्रीमिंग होस्ट्स की संख्या हो, ये सब लगातार और बहुत ही सुचारू रूप से बढ़ रहा था। तांग लुओ अभी भी स्कूल में थी, इसलिए उसने कंपनी का प्रबंधन करने के लिए शुरुआत में ही एक प्रबंधक ढूंढ लिया था और वह और निशा शर्मा केवल प्रमुख रणनीतियों को ही नियंत्रित करती थीं। कंपनी बेहतर से बेहतरीन हो रही थी और यह कहना उचित था कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि इसके विपरीत उसकी चिंताएं कम नहीं हुई थीं और ये सारी परेशानियां मोबोनान की वजह से आई थीं। मोबोनान के माता पिता तांग लुओ के प्रति हमेशा बहुत अच्छे और प्यार करने वाले रहे थे। वह भी उन दोनों बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती थी और मो परिवार में उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन मो परिवार में अभी भी एक मोबोनान था। युआन सिमिंग के साथ पिछली मुलाकात के बाद उसे मोबोनान का रवैया अजीब लगा था। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं मोबोनान पहले हुई बातों को फिर से न खोद निकाले। हालांकि उसे मोबोनान का डटकर सामना करने से डर नहीं लगता था, लेकिन वह इस नौबत तक नहीं आना चाहती थी। आखिरकार मोबोनान के माता पिता उसके लिए बहुत अच्छे थे। वह सच में इस मामले के कारण उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मोबोनान सबसे ज़्यादा घृणित था। वह घटना अतीत की बात थी और स्पष्ट रूप से उसने इसका फ़ायदा उठाया था, फिर भी वह उसी पर अटका हुआ था। वह उसे सबक नहीं सिखाना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी इसे जाने नहीं दे रहा था। ये सच में बहुत परेशान करने वाला था। इसके बारे में सोचते हुए तांग लुओ खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपने सामने रखी दूध वाली चाय मिल्क टी को पकड़ लिया, नली स्ट्रॉ को जोर से काटते हुए और अपने दांत पीसते हुए, जैसे कि वह उस आदमी के उस निराशाजनक रूप से आकर्षक चेहरे को काट रही हो। पिछले कुछ दिनों से वह और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अब जब निशा शर्मा वापस आ गई थी, तो वह सबसे पहले उससे बात करना चाहती थी। शायद वह कोई उपयुक्त समाधान इसलिए नहीं ढूंढ पाई थी क्योंकि वह खुद इसमें शामिल थी। ऐसे में वह केवल निशा शर्मा पर ही भरोसा कर सकती थी। उसने नली स्ट्रॉ को काटा और उसकी आंखें शून्यता में घूरने लगीं। जल्द ही एक महिला अंदर आए और बोली, आह लुओ। तांग लुओ ने ऊपर देखा और सुन्न रह गई। क्या उसके सामने खड़े ये अजीब आदमी और औरत वे ही थे? वे दोनों लंबे थे, उनकी मुद्रा सीधी थी और उनके स्वभाव अलग थे, लेकिन उनका रूप कुछ ज़्यादा ही साधारण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अंदर आए थे। यह मैं हूँ। निशा शर्मा कियाओ यानाजुए के साथ बैठ गई और तांग लुओ की ओर देखकर मुस्कुराई, ये जुए भैया हैं। तांग लुओ ने चकराए हुए भाव से दोनों के घनिष्ठ हाव भाव को देखा और लगभग खांस पड़ी। तुम लोग? उसने अविश्वास से उनके जुड़े हुए हाथों को देखा। तुम दोनों? हम एक साथ हैं। साधारण दिखने वाले कियाओ यानाजुए ने उनके जुड़े हुए हाथों को ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए घोषणा की।
उनकी मुस्कान में एक आत्मसंतोष और उकसावा छिपा था जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तांग लुओ के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। ये सब कब से चल रहा था और वे दोनों अचानक एक साथ कैसे आ गए? इसके अलावा एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसके प्रति कियाओ यानजुए के रक्षात्मक रवैये ने उसे और भी निशब्द कर दिया। हालांकि वह निशब्द थी, फिर भी उसने समझदारी से बात की। बहुत बढ़िया, बधाई हो। तांग लुओ की बधाई सुनकर कियाओ यानजुए ने अंततः संतुष्टि में एक अधिक संयमित मुस्कान दिखाए। ठीक है, आप अभी के लिए जा सकते हैं, मैं यहाँ आहलुओ से बात करूंगी। निशा शर्मा ने कियाओ यानजुए को जाने के लिए हल्का सा धक्का दिया। अगर कियाओ यानजुए ने उसके साथ यहाँ आने की जिद न की होती तो वह खुद ही आ जाती। हालांकि कियाओ यानजुए सच में उन दोनों को एक ही कमरे में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी रूप से खड़े हो गए। तो मैं पहले बाहर चलता हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपना सिर नीचे किया और निशा शर्मा को चूमा और बाहर जाने से पहले तांग लुओ पर एक और नज़र डाली। तांग लुओ निशब्द रह गई। उनके लिए इस तरह से बर्ताव करना सच में अनावश्यक था। कियाओ यानजुए के जाने के बाद ही तांग लुओ ने निशा शर्मा की ओर देखा। तुम लोग एक साथ कब आए? बस पिछले कुछ दिनों में, निशा शर्मा ने बेबाकी से कहा। तांग लुओ के चेहरे पर एक उलझा हुआ भाव था जब उसने पूछा, क्या तुम्हें उनके परिवार की स्थिति के बारे में पता है? कियाओ यानजुए और मोबोनान के बीच अच्छे संबंध थे, जिसका मतलब था कि वे दोनों एक जैसे परिवारों से थे। ऐसा नहीं था कि तांग लुओ को लगता था कि निशा शर्मा कियाओ यानजुए के लिए काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके परिवारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। कियाओ यानजुए के दिल में निशा शर्मा के लिए सच्ची भावनाएं थीं, लेकिन जब बात उनके परिवार की आती तो कौन इस बात की गारंटी दे सकता था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। तांग लुओ थोड़ी भावुक हो गई। ये थोड़ा मज़ेदार भी था। निशा शर्मा और कियाओ यानजुए की समस्या उनके माता पिता के साथ थी और मोबोनान के साथ उसकी समस्या उन दोनों के बीच की थी। तांग लुओ की चिंता देखकर निशा शर्मा मुस्कुराए। पुल तक पहुंचने पर नाव स्वाभाविक रूप से सीधी हो जाएगी, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शायद हमें भविष्य में परिवारों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही न पड़े। तांग लुओ एक पल के लिए सुन्न रह गई और कुछ देर बाद ही उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। निशा शर्मा की बातों की दो संभावनाएं थीं। पहली ये थी कि कियाओ परिवार उनके रिश्ते को देखकर खुश होगा और उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी ये थी कि वे शायद अलग होने, ब्रेकअप से पहले माता पिता से मिलने की नौबत तक ही न पहुंचें। निशा शर्मा के शांत चेहरे को देखकर तांग लुओ अपने मुंह के कोनों को फड़फड़ाने से नहीं रोक पाए। अगर यह बात कियाओ यानजुए ने सुनी होती तो वह सोच रही थी कि क्या वे आग बबूला हो जाते। तांग लुओ ने देखा था कि कियाओ यानजुए निशा शर्मा के प्रति कितने कोमल थे। आमतौर पर शांत रहने वाले कियाओ यानजुए निशा शर्मा के प्रति इतने स्नेही थे, इसलिए उनकी भावनाएं जरूर गहरी रही होंगी। वे अभी अभी एक साथ आए थे और निशा शर्मा पहले से ही अलग होने के लिए तैयार थी। क्या कियाओ भैया को पता है कि तुम क्या सोचती हो? निशा शर्मा ने मासूमियत से जवाब दिया, उन्हें पता होना चाहिए। तांग लुओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। निशा शर्मा हल्की सी मुस्कुराए और उसने विषय बदल दिया। लेकिन आज तुम मुझे ढूंढने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? ओह, अपने खुद के मामलों के बारे में बात करते हुए तांग लुओ का मिजाज अचानक उदास हो गया और उसके पास अब निशा शर्मा और कियाओ यानजुए की समस्याओं की परवाह करने का समय नहीं था। क्या हुआ? निशा शर्मा ने उसे चिंता से देखा। क्या बात है? मैं तांग लुओ निराशा में मेज पर झुकने से खुद को नहीं रोक पाए, उसका चेहरा उदास था। परेशान हूँ। मोबोनान की वजह से। तांग लुओ मोबोनान के अलावा किसी और के लिए इतनी परेशान नहीं होती। हाँ, तांग लुओ ने निशा शर्मा से इस बात से इनकार नहीं किया। आखिरकार वह यहाँ समाधान ढूंढने ही आई थी। उसे तुम्हारी पहचान के बारे में पता चल गया? नहीं, तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? बस यह है कि शब्द उसके होठों तक आ गए थे, लेकिन तांग लुओ हिचकिचाए। अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? निशा शर्मा ने तांग लुओ और मोबोनान के बीच क्या हुआ था इसका केवल मोटा मोटा अंदाजा ही लगाया था, लेकिन उसे वास्तव में बारीकियों के बारे में नहीं पता था। तांग लुओ सीधी होकर बैठी, उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने दिल की परेशानियां समझाईं। कुछ महीने पहले मेरे और उसके बीच कुछ हुआ था। निशा शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गई, उसने अपनी बाहें उठाईं लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैंने होटल के निगरानी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया था और वह मुझे ढूंढ नहीं सका। तो फिर क्या ये ठीक नहीं है? लेकिन कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसने उस दिन होटल में अपनी जन्मदिन की पार्टी दावत रखी थी और उसने कहा कि उसने मुझे होटल में देखा था। अगर युआन सिमिंग अचानक आकर इस पूरी बात को फिर से न उठाती तो वह इतनी कश्मकश में न होती। मुझे लगता है कि बोनान भैया मुझ पर शक कर रहे हैं।
ऐसा नहीं हो सकता, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। तुम अभी एक लड़के के रूप में हो, लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूँ। तांग लुओ के भाव बहुत अच्छे नहीं थे। तो फिर तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकल जाती? तांग लुओ की आंखें चमक उठीं, फिर उसकी आंखों की चमक एक बार फिर से फीकी पड़ गई। लेकिन इससे अभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तांग लुओ लंबे समय से घर छोड़कर बाहर जाना चाहती थी। बाहर जाने के बाद उसका और मो बोनान का संपर्क कम हो जाएगा और स्थिति निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगी। हालांकि इससे समस्या का मूल समाधान नहीं होगा। मुझे डर है कि वह वीडियो को फिर से हासिल रिकवर कर लेगा। हालांकि तांग लुओ को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह अकेली नहीं थी जिसके पास ऐसी ताकत थी। अगर किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट ने फुटेज वापस निकाल लिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। चलो ऐसा करते हैं। सबसे पहले मुझे सब कुछ बताओ, निशा शर्मा ने तांग लुओ से कहा। तांग लुओ एक पल के लिए सुन्न रह गई। सब कुछ, मुझे सब कुछ बताओ, शुरू से लेकर अंत तक। निशा शर्मा की उंगलियां मेज पर थिरक रही थीं, उसके दिमाग में पहले से ही एक विचार घूम रहा था। तांग लुओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या मुझे बहुत विस्तार से बताने की ज़रूरत है? बेशक, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। अगर तुम इस समस्या को सुलझाना चाहती हो तो मुझे साफ साफ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हालांकि तांग लुओ शर्मिंदा और झेंपी हुई थी, लेकिन निशा शर्मा के जादुई तरीकों के बारे में सोचकर उसमें थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, विचारों को समेटा और बोलना शुरू किया। उस रात मुझे एक संदेश मिला। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह झांक कैवेई है और मुझे बिंदु होटल जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वहाँ मेरे लिए मेरी माँ की एक निशानी है। इसलिए मैं वहाँ गई। मुझे नहीं पता था कि यह एक जाल था। उस रात के बारे में सोचकर तांग लुओ की आंखें बहुत ठंडी हो गईं, जिनमें गहरी नफरत भरी थी। जब मैं होटल पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि जिसने मुझे वहां बुलाया था वह झांक कैवेई नहीं बल्कि झांग येकी थी। निशा शर्मा अपनी बाहें उठाने से खुद को नहीं रोक पाए। इसका झांग येकी से कुछ लेना देना था। मुझे बाद में पता चला कि झांग येकी का एक पुरुष मित्र अपनी प्रेमिका को छोड़ना चाहता था, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी। वे उसे किसी लड़के के साथ धोखा देते हुए पकड़ने का बहाना बनाकर उससे छुटकारा पाना चाहते थे और मैं उनके द्वारा चुना गया प्रेमी व्यभिचारी थी। निशा शर्मा के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। उसने भी कभी इस तरह के घटनाक्रम की उम्मीद नहीं की थी। उस समय मैं बेवकूफ़ थी। इंतज़ार करने के दौरान मैंने कुछ पानी पिया जिसमें अंततः नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसके बारे में सोचकर तांग लुओ ने अपने दांत पीसे और उस समय की खुद को पकड़कर एक अच्छी मार लगाने के लिए बेताब हो गई। भले ही बोतल नहीं खोली गई थी, लेकिन लोगों के पास इसमें नशा मिलाने के तरीके थे। आखिरी समय में मैं भाग गई। हालांकि भागने के दौरान मैं कमरे में घुस गई। ये बताते हुए तांग लुओ का चेहरा लाल हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन क्या होटल के कमरों में ताला नहीं लगा होना चाहिए? निशा शर्मा ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया। खैर, मेरा दिमाग थोड़ा उलझा हुआ था। मैं वहां से जाने की कोशिश कर रही थी और मैंने यूं ही एक दरवाज़ा धकेला जो खुल गया। मैं उनसे बचने के लिए अंदर भाग गई, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मो बोनान उसे भी इसी तरह नशा दिया गया था। तो निशा शर्मा ने यह दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया कि वह समझ गई। जागने के बाद मैं भाग गई। मैंने उस समय के निगरानी फुटेज सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट कर दिया था। इसके बारे में सोचकर तांग लुओ ने खुद की भी तारीफ की। उस समय वह लगभग आधी मर चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह अभी भी यह सब करने के लिए काफ़ी मजबूत थी। निशा शर्मा को समझ नहीं आया, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम बस उससे इस बारे में बात नहीं कर सकती? इसके अनुसार तांग लुओ और मो बोनान दोनों ही शिकार थे, तो फिर चीज़ों को साफ साफ क्यों नहीं किया जाए? ये समझाना असंभव है। तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। भले ही मैंने उसे बताया, वह विश्वास नहीं करेगा कि मैं बेगुनाह थी। आखिरकार चीज़ें इतनी इत्तेफाक वाली कैसे हो सकती हैं? और अगर मौसी और मौसा ने उसे जिम्मेदारी लेने के लिए कहा तो इससे हम दोनों को और ज़्यादा ही भुगतना पड़ेगा। निशा शर्मा का दिल थोड़ा पसीज गया। यह ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही इसका अनुभव कर लिया हो। तांग लुओ का चेहरा कड़वाहट से भर गया था। उसके पिछले जन्म के अनुभव ने उसका मिजाज खराब कर दिया था। उसके बाद वह और मो बोनान रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसकी पहचान भी उजागर हो गई थी। हालांकि मो बोनान की मां उसके असली लिंक जेंडर को जानकर हैरान थी, फिर भी उसने मो बोनान की शादी उससे करवा दी। आखिरकार उन दोनों ने पहले ही वह काम कर लिया था। वे इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे, है ना? उस समय तांग लुओ का दिमाग उलझा हुआ और भ्रमित था, इसलिए उसने मो बोनान की मां की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और उसके कई वर्षों के कष्टों की शुरुआत हुई। मो बोनान इस मामले का बहुत विरोध कर रहा था और उसे लगा कि तांग लुओ ने ऐसी चाल इसलिए चली थी क्योंकि वह मो परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी।
मोबोनान वास्तव में इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, तांग लुओ को ये पक्का नहीं पता था। वह केवल इतना जानती थी कि उसके बाद उन दोनों का समय बहुत दर्दनाक बीता। उन दोनों की अलग अलग मानसिकता और दूसरों के दखल के कारण तांग लुओ का दिल टूट गया था और वह पूरी तरह से थक चुकी थी। इसलिए जब वह उस सारे दर्द की शुरुआत में ही फिर से पैदा पुनर्जन्म हुई तो वह लगभग रो पड़ी थी। उस घटना के बाद उसने जाने के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह त्रासदी फिर से दोहराई जाए। लेकिन किसने सोचा होगा कि मोबोनान इस मामले को लेकर इतना चिंतित होगा और अभी भी उसकी तलाश कर रहा होगा। इसके बारे में सोचते हुए वह शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। महीनों बीत चुके हैं और उसने अभी तक हार नहीं मानी है। तांग लुओ की शिकायतें सुनकर निशा शर्मा हंसी। शायद उसे डर है कि किसी दिन कोई अपनी बाहों में बच्चा लेकर अचानक सामने आ जाएगी और कहेगी कि यह उसका है। तांग लुओ हैरान रह गई। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने कड़े शब्दों में पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह गर्भवती नहीं थी। अपने पिछले जन्म में उसे और मोबोनान को एक बिस्तर साझा करने का बहुत कम ही मौका मिला था, इसलिए वह कभी गर्भवती नहीं हुई थी। निशा शर्मा ने कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। मोबोनान का परिवार शक्तिशाली और संपन्न था। अगर अचानक कोई बच्चा सामने आ गया तो वह गुस्से से मर जाएगा। आखिरकार इस तरह से और भी बहुत सी परेशानियां जुड़ी हुई थीं। अगर किसी ने इस मामले का इस्तेमाल परेशानी खड़ी करने के लिए किया तो बाद में उसके लिए और भी ज्यादा सिरदर्द हो जाएगा। इसलिए मोबोनान ने इस व्यक्ति को ढूंढने की जिद पकड़ रखी थी, जो कोई बुरा विचार नहीं था। तांग लुओ ने त्योरियां चढ़ाईं और कुछ देर सोचा। उसे भी लगा कि निशा शर्मा बिल्कुल सही कह रही थी। अगर वह मोबोनान होती तो शायद वह भी इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देती। लेकिन यह और भी ज्यादा अस्त व्यस्त उलझा हुआ होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मोबोनान ने इसका पीछा करना जारी रखा तो क्या उसकी असलियत सामने नहीं आ जाएगी? वह पकड़ी जाना नहीं चाहती थी। निशा शर्मा ने विचारमग्न चेहरे के साथ धीरे धीरे अपनी ठुड्डी रगड़ी। कुछ देर बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। मुझे समझ आ गया, मेरे पास एक तरकीब है। तांग लुओ ने उसे हैरानी से घूरा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? निशा शर्मा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। चूंकि वह किसी को ढूंढना चाहता है तो चलो इसका इल्जाम किसी और पर मर देते हैं। हाँ, तांग लुओ उलझन में थी। तुम्हारा क्या मतलब है? निशा शर्मा ने समझाया, वह किसी को ढूंढना चाहता है तो चलो उसे एक रास्ता दिखाते हैं। तांग लुओ ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। तुम्हारा मतलब है हम उसे दूर करने भटकाने के लिए फर्जी सबूतों का इस्तेमाल करें? सही कहा, निशा शर्मा ने ताली बजाई। यही बात है, लेकिन ये कैसे काम करेगा? तांग लुओ के सिर में अभी भी दर्द था। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। निशा शर्मा मुस्कुराए और उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। क्या तुमने कुछ गौर किया? तांग लुओ ने उसके अजीब चेहरे को घूरा और कुछ देर सोचने के बाद उसे एक झटका लगा। तुम दूसरे चेहरे बना सकती हो, है ना? बेशक, निशा शर्मा उसकी ओर गर्व से मुस्कुराए। चिंता मत करो, बहन तुम्हारी मदद करेगी। तांग लुओ को अचानक राहत महसूस हुई। लेकिन ये कैसे किया जाएगा? ये शब्द कहना आसान था, लेकिन इन्हें लागू करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। केवल हमारे साथ यह निश्चित रूप से संभव नहीं है, इसलिए हमें मददगारों को ढूंढना होगा। मददगार? तुम्हारा मतलब जिया और अन्य लोगों से है? बिल्कुल नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मेरे साथ चलो। गौरी ने कुछ दिनों तक निशा शर्मा के आस पड़ोस की जासूसी की, कुछ बार उसका पीछा किया और फिर बेबसी से पाया कि निशा शर्मा का जीवन उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक सरल था। किंग हाई स्कूल में अंतिम परीक्षा चल रही थी, इसलिए निशा शर्मा हर सुबह समय पर स्कूल जाती थी और दोपहर में समय पर ही छुट्टी हो जाती थी। स्कूल के बाद वह कंपनी जाती थी। कंपनी से वह वापस अपने पड़ोस घर आ जाती थी। उसका प्रबंधक और सहायक कभी कभार ही उसके साथ दिखाई देते थे। निशा शर्मा और उसके प्रबंधक व सहायक के बीच की बातचीत को देखकर वहां भी कोई असमानता नहीं थी। वे काफी विनम्र थे, इसलिए इतनी जासूसी के बाद भी उसे कोई समस्या गड़बड़ नहीं मिली, जिससे गौरी थोड़ा निराश हो गया। कुछ ही दिनों में निशा शर्मा की शूटिंग शुरू होने वाली थी। उसे उसका पीछा करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। हालांकि उसने शूटिंग दल क्रू में एक जासूस की व्यवस्था भी कर रखी थी, जो बाद में उसे खबर देने के लिए इंतजार कर रहा था। इन सब के बाद उसकी जेबें खाली होने वाली थीं। वह कंगाल होने वाला था। ये सोचकर गौरी आसमान की ओर देखे बिना नहीं रह सका और लगभग रोने ही वाला था। वह ये सोचने लगा कि क्या उसका फैसला सही था। निशा शर्मा में सच में एक बड़ा सितारा बनने की क्षमता थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसका कोई भी बुरा अतीत काले कारनामे है। कितनी अच्छी लड़की है। स्कूल में वह बहुत लोकप्रिय थी। उसने सुना था कि वह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी थी। स्कूल में उसके बहुत सारे प्रशंसक लड़के और लड़कियां थे और उसका रवैया बहुत अच्छा था। जहां तक कंपनी की बात थी, उसके संसाधन बुरे नहीं थे।
उसका सेटअप भी काफ़ी अच्छा था और वह अन्य सहकर्मियों के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी। क्या इस तरह उसका पीछा करते रहना समय की बर्बादी होगी? गौरी ने आह भरी, एक सिगरेट निकाली, एक कश लिया और निराशा में धुआं बाहर छोड़ दिया। छोड़ो इसे, कुछ और दिनों तक इंतजार करो और जब निशा शर्मा शूटिंग द कास्ट में होगी तो वह उसका पीछा करने के लिए किसी को ढूंढ लेगा। वह सोच ही रहा था कि उसकी जेब में हल्का सा कंपन हुआ। उसने अपना दूरभाष निकाला जहां एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया था। उसने लापरवाही से संदेश पर क्लिक किया, उसे पढ़ा और फिर सुन्न रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने मुंह में रखी सिगरेट पीना भूल गया। जब सिगरेट की राख गिरी और उसे जलाया तो वह अचानक अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया। बकवास, वह को से बिना नहीं रह सका। कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? संदेश सरल था, आज रात 11 बजे एस सिटी के जिन्बी जिले में इमारत 3 के कमरा नंबर 1005 में झाओ मिनचेंग दूसरों के साथ ड्रग्स ले रहा होगा। 20 या उसके आसपास शब्दों के एक छोटे से संदेश ने गोई के चेहरे के भावों को बदलकर रख दिया। झाओ मिनचेंग एक दूसरे दर्जे का अभिनेता था जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। उसने 6 महीने पहले एक फिल्म में शुरुआत डेब्यू की थी और उसके अभिनय का हुनर अच्छा था। झाओ मिनचेंग का सामान्य व्यक्तित्व अच्छा था और वह काफ़ी सज्जन इंसान था। हालांकि वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन उसके कुछ पक्के प्रशंसक थे और उसमें क्षमता थी। वह एक समूह के साथ ड्रग्स लेगा। यह एक मजाक था, है ना? इसके अलावा संदेश में समय और स्थान भी था। यह अफवाह कुछ ज़्यादा ही असली लग रही थी। रात के 11 बजे, अभी तो सुबह के 11 ही बजे थे। ऐसा कौन इतना शक्तिशाली था जो आज रात की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था? लेकिन जिस बात ने उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया वह ये थी कि जो कोई भी था वह उसका नंबर जानता था और उसे संदेश भेजने में सक्षम था। ये सोचकर उसने वापस एक संदेश भेजा, तुम कौन हो? जल्द ही एक संदेश वापस आया, ये जानकारी असली है, तुम इसे जांचना चाहो तो जांच सकते हो। क्या? गौरी ने उलझे हुए भाव से संदेश को देखा। यह आखिर किसने भेजा था? लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह उठ खड़ा हुआ। एस सिटी जी सिटी से बहुत दूर नहीं था। हाई स्पीड ट्रेन से ज़्यादा 1 घंटा लगता और जाकर देखने में कुछ भी नुकसान नहीं था। इसके अलावा अभी के लिए निशा शर्मा की तरफ से कोई खबर नहीं थी, इसलिए जाकर देखना ही बेहतर था। शायद कोई बड़ा फायदा हाथ लग जाए। अगली सुबह जब निशा शर्मा उठी तो उसने अपने दूरभाष पर मुख्य समाचार हेडलाइन की अधिसूचना नोटिफिकेशन देखी। ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए जेड उपनाम वाले अभिनेता को गिरफ्तार किया गया। निशा शर्मा ने अपनी बाहें उठाईं, मुस्कुराई और फिर अपने दूरभाष पर टैप किया। उम्मीद के मुताबिक जिसने ये खबर दी थी वह बेस्ट पापाराजी नामक एक खाता अकाउंट था। कल रात जनता की शिकायत के बाद एस सिटी पुलिस ने एक युवा अभिनेता को रंगे हाथों पकड़ा और उस पर ड्रग्स लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि जेड उपनाम वाला यह व्यक्ति पेशे से एक अभिनेता है। इस पोस्ट पर रीट्वीट और टिप्पणियां कमेंट्स हजारों में पहुंच गई थीं और इसे कई बार देखा गया था। उपनाम जेड एस सिटी में और वह भी एक अभिनेता। कुछ तुलना करने के बाद कुछ लोगों ने पहले ही अभिनेता की पहचान का अंदाज़ा लगा लिया था। आखिरकार उसका चेहरा बहुत ज़्यादा धुंधला नहीं किया गया था। बेशक कुछ अन्य पुरुष सितारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिरकार उनका उपनाम भी जेड ही था। जल्द ही बेस्ट पापाराजी एक और संदेश के साथ सामने आया। बताया गया है कि जेड उपनाम वाले व्यक्ति के अलावा कई अन्य पुरुष और महिला कलाकार भी मौजूद थे, जिनमें से एक महिला उसकी प्रेमिका थी। इस खबर ने तुरंत और भी ज्यादा चर्चा छेड़ दी। जेड उपनाम वाले अभिनेता की प्रेमिका, अब संभावनाएं कम हो गई थीं। अंततः सभी का ध्यान झाओ मिनचेंग की ओर गया। बेशक झाओ मिनचेंग के प्रशंसक इस अटकल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये ड्रग्स का मामला था, यह कोई साधारण कांड स्कैंडल नहीं था। अगर यह ड्रग्स था तो ये सितारा मनोरंजन उद्योग में नहीं रह सकता था। आखिरकार ऐसी समस्याओं दागों को धोया नहीं जा सकता था, इसलिए नीचे की टिप्पणियां बेकाबू हो रही थीं। हमारे आदर्श आइडल को कीचड़ में मत घसीटो, ठीक है? हमारा आदर्श अभी भी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है। पश्ट करने वाले, अफवाह फैलाने वाले भाड़ में जाएं। तुम हमेशा ध्यान खींचने के लिए अफवाहें बनाते हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? अगर मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर उछल सकता तो मैं ज्यादा ध्यान देता। हमारा भाई सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, कृपया अफवाहें फैलाना बंद करें। प्रशंसकों का गुस्सा छिपी हुई गालियों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से दर्शाया गया था, जिन्हें अंत में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि झाओ मिनचेंग इस तरह की चीज़ों में शामिल होगा। ये बेस्ट पापाराजी निश्चित रूप से पब्लिसिटी, प्रसिद्धि के लिए अफवाह फैला रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो इस पापाराजों को कौन जानता? इस खाते अकाउंट के पहले केवल 10,000 से 20,000 अनुयायी फॉलोअर्स थे।
इसमें कई सारे नकली ज़ॉम्बी फॉलोअर्स भी थे। कुछ देर के लिए तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशंसकों के विरोध को जल्दी ही कुचल दिया गया, क्योंकि एससीटी के आधिकारिक पुलिस ब्लॉग ने जल्द ही एक नोटिस जारी कर दिया। कल रात 11 बजे एक सार्वजनिक शिकायत रिपोर्ट के बाद हमने एक निश्चित जिले में झाओ और दोनों लिंगों के कई लोगों को पकड़ा। झाओ और उसके दोस्त पेशे से कलाकार थे। जब ये खबर बाहर आई तो तुरंत ही बहुत हंगामा मच गया। पहले वाली खबर सच निकली। ये सच में झाओ मिनचेंग था या डरावना था? बेशक अभी भी ऐसे लोग थे जो बहस कर रहे थे। आखिरकार झाओ उपनाम वाले बहुत सारे पुरुष कलाकार थे, तो कौन इस बात की गारंटी दे सकता था कि यह झाओ मिनचेंग ही होगा? लेकिन जल्द ही आधिकारिक ब्लॉग ने एक और पोस्ट भेजी जिसके नीचे संदिग्ध की तस्वीर लगी हुई थी। जेल की वर्दी कपड़ों में झाओ मिनचेंग को देखने के बाद अब कोई भी खुद को धोखा नहीं दे सकता था। झाओ मिनचेंग के सभी प्रशंसक फूट फूट कर रोने लगे। वह सच में ड्रग्स में शामिल था और अन्य लोगों के साथ ड्रग्स ले रहा था या उसका अंत था। कुछ समय के लिए इंटरनेट फिर से अस्त व्यस्त हंगामेदार हो गया। ऑनलाइन टिप्पणियों को देखते हुए कपड़े बदलते समय भी निशा शर्मा के भाव वैसे ही रहे। बेशक ये तांग लुओ और उसका खुद का काम था। स्पष्ट रूप से उनमें झाओ मिनचेंग को गुमराह करने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने बस गोई को झाओ मिनचेंग के बारे में पहले से बता दिया था। भले ही गोई इस खबर को उजागर न करता, फिर भी यह मामला ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता था। जल्द ही निशा शर्मा का दूरभाष बजा। ये प्रशांत था। एक अच्छी खबर है। सुबह सुबह प्रशांत ने दूरभाष फोन किया। उसकी आवाज में न छिपने वाला उत्साह था। क्या खुशखबरी है? निशा शर्मा ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए पूछा। तुमने आज सुबह की खबर देखी है ना? प्रशांत का लहजा थोड़ा उलझा हुआ था। आपका मतलब झाओ मिनचेंग के बारे में? हाँ, निशा शर्मा उलझन में थी। उसने पूछा, आपके द्वारा बताई गई खुशखबरी से इसका क्या लेना देना है? प्रशांत अपनी जीभ से तस्क टीएस की आवाज़ किए बिना नहीं रह सका। बेशक इसका संबंध है झाओ मिनचेंग और उसकी प्रेमिका के साथ कुछ हुआ है, इसलिए जिस वैरायटी शो के बारे में उन्होंने पहले बात की थी वह अब उनके हाथ से निकल गया है। निशा शर्मा ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। आपका मतलब है यह मौका अब मेरा है? दूसरी तरफ प्रशांत ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, वे कल शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन आज अचानक कुछ हो गया, इसलिए कार्यक्रम दल प्रोग्राम टीम सच में बहुत गुस्से में था और उन्होंने हमें ढूंढ लिया। इस बार निशा शर्मा भी निशब्द रह गई। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का घटनाक्रम होगा। वह केवल गोई का इस्तेमाल झाओ मिनचेंग की पोल खोलने के लिए करना चाहती थी। साथ ही गोई को यह भी बताना चाहती थी कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो फायदे हैं। किसने सोचा होगा कि इसके पीछे इतनी अच्छी बात छिपी होगी? ये कौन सा शो है? द ब्लास्ट फॉरवर्ड, द ब्लास्ट फॉरवर्ड, द ब्लास्ट फॉरवर्ड। निशा शर्मा और भी ज्यादा हैरान थी। वह शो? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। द ब्लास्ट फॉरवर्ड और फुल स्टीम अहेड दोनों ही बाहरी आउटडोर वैरायटी शो थे जिनमें मशहूर अतिथि सेलिब्रिटी गेस्ट कार्य टास्क पूरे करते थे। हालांकि फुल स्टीम अहेड ज्यादा क्रूर कठोर था, जबकि द ब्लास्ट फॉरवर्ड तुलनात्मक रूप से थोड़ा नर्म था। दोनों शो की रेटिंग अच्छी थी और अलग अलग प्रसारण समय के कारण उनके बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थी। फुल स्टीम अहेड मशहूर हस्तियों और आम लोगों का मिश्रण था, जबकि द ब्लास्ट फॉरवर्ड में केवल सितारों ऑल स्टार की कतार थी। ये कहा जा सकता था कि द ब्लास्ट फॉरवर्ड फुल स्टीम अहेड से थोड़ा बेहतर था। आखिरकार उसमें ज्यादा सितारे थे। निशा शर्मा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए द ब्लास्ट फॉरवर्ड में भाग लेना मुश्किल होता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। इस बार न केवल झाओ मिनचेंग को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उसकी प्रेमिका को भी, जो दूसरे दर्जे की एक सितारा थी। कुछ समय पहले जब उन दोनों ने अपने प्यार रोमांस की घोषणा की थी तो उनके रिश्ते के कई प्रशंसक बन गए थे। नतीजतन कंपनी ने शो में उन दोनों को एक साथ अपना प्यार दिखाने की व्यवस्था की ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़ सके। किसने सोचा होगा कि शो शुरू होने से पहले ही दोनों एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए अब वहां 2 खाली जगह स्लॉट थीं। रिकॉर्डिंग कल शुरू होगी और अब जून की 2 अतिथि गेस्ट गायब हैं, इसलिए शो की टीम हताश है। इसलिए वे कंपनी आए और मैंने तुम्हें यह मौका दिलाने में मदद की। इस बारे में बात करते हुए प्रशांत खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा की किस्मत इतनी अच्छी होगी। कम समय होने के कारण कार्यक्रम दल को उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन शो का समय नहीं बदला जा सकता था। आखिरकार अन्य सितारों के कार्यक्रम शेड्यूल बदलना आसान नहीं था। उनकी एसवाई कंपनी में हर किसी के पास एक कार्यक्रम था। जहां तक उन प्रशिक्षुओं की बात है जिन्होंने अभी तक शुरुआत डेब्यू नहीं की थी, वे भाग लेने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। शिया किंगहान भाग ले सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अब प्रशिक्षण के लिए द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ग्रुप में जाना था, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। नतीजतन यह मौका निशा शर्मा को मिल गया।
प्रशांत को अभी भी याद था कि कैसे शिया किंगहान के प्रबंधक और बाई मेक्स यू के चेहरे गुस्से से सफ़ेद पड़ गए थे। द ब्लास्ट फॉरवर्ड और द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ग्रुप अलग अलग स्तरों लेवल पर थे, उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। अगर संभव होता तो शिया किंगहान द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ग्रुप को ठुकरा देती। दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सकती थी, वह उस स्तर पर नहीं थी। जल्दी करो और अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊँगा, मैं एस सिटी जाना है, प्रशांत ने खुशी से निर्देश दिया। बहुत बढ़िया। अचानक मिली इस खुशखबरी से निशा शर्मा बहुत खुश थी और उसने कियाओ यानजुए को इस बारे में सब कुछ बताया। तुम कल एक शो की शूटिंग करने जा रही हो? कियाओ यानजुए खाना लगा रहे थे और अचानक ये खबर सुनकर शांत हो गए। हाँ, मैं कल जा रही हूँ, मुझे परसों तक वापस आ जाना चाहिए, निशा शर्मा ने उनके पीछे से कुछ खाना चुराते चुपके से खाते हुए कहा। जब कुछ देर तक उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी तब उसने हैरानी से ऊपर देखा। क्या हुआ, क्या आप उदास हैं? कियाओ यानजुए बिना कुछ कहे शांत खड़े रहे। जाहिर है कि वे खुश नहीं थे। निशा शर्मा कुछ ही दिनों में शूटिंग करने वाली थी और तब तक उनके पास एक दूसरे से मिलने का और भी कम समय होगा। असल में वे इस समय का फ़ायदा उठाकर बाहर जाकर मज़े करना चाहते थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि निशा शर्मा को अचानक एक शो रिकॉर्ड करने के लिए जाना पड़ेगा। निशा शर्मा ने एक पल के लिए उन्हें घूरा और अंततः उसे समझ में आ गया। आप क्या योजना बना रहे थे? कियाओ यानजुए ने कुछ नहीं कहा। बात तो हो चुकी थी, अब कहने को क्या बाकी था। पहले इतने उत्साहित होने के बाद अब वे थका हुआ महसूस कर रहे थे। निशा शर्मा समझदारी से खिसक कर उनके पास गई, पीछे से उनकी कमर में बाहें डाली, उनकी पीठ से टिक गई और लाड़ से बोली, मुझे बताइए। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसे इतने नखरे लाड़ दिखाते हुए देखकर कियाओ यानजुए नाराज नहीं रह सके और पिघल गए। लेकिन वे इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते थे, यह कितना अपमानजनक होगा। इसके अलावा उन्हें निशा शर्मा का इस तरह से लाड़ करना अच्छा लग रहा था। जितना वे जानते थे, पहले वाली निशा शर्मा इस तरह का काम कभी नहीं करती। मुंह फुलाना और ऐसा बर्ताव तो उसमें था ही नहीं। मुंह फुलाना, वे तो भाग्यशाली होते अगर वह उनके जख्मों पर थोड़ा और नमक न छिड़कती। इसलिए उन्होंने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। निशा शर्मा उनके पीछे चिढ़ गई, लेकिन उनके नखरे को समझ गई और तुरंत उन्हें छोड़ दिया। गर्माहट को खुद से दूर जाते हुए महसूस करके कियाओ यानजुए का दिल धक से रह गया और वे तुरंत पीछे मुड़े। हालांकि जैसे ही वे पीछे मुड़े, निशा शर्मा उनसे इतनी जोर से टकराई कि वे खाने की मेज़ डाइनिंग टेबल से जा टकराए और खुद को गिरने से बचाने के लिए उन्हें मेज़ का सहारा लेना पड़ा। उसी समय निशा शर्मा ने उनका कॉलर पकड़ लिया और खूंखार दिखने का नाटक किया। क्या आप मुझे बताने वाले हैं? उसके इस प्यारे रूप और सिकुड़े हुए चेहरे को देखकर कियाओ यानजुए को मजा आ गया। आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे बताए, निशा शर्मा ने उन्हें देखकर अपने दांत दिखाए मुस्कुराए। कियाओ यानजुए का दिल पसीज गया और वे उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। चटाक, निशा शर्मा ने उनके हाथ को थप्पड़ मारकर हटा दिया। बस मुझे बताए। मजबूर होकर कियाओ यानजुए को बोलना ही पड़ा। असल में मैं चाहता था कि हम कल शहर से दूर एक पहाड़ी रिजॉर्ट में जाएं। वे काफ़ी समय से इस यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे। किसे पता था कि निशा शर्मा को अचानक काम आ जाएगा। कियाओ यानजुए के उदास चेहरे को देखकर निशा शर्मा को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार यह मामला उसी ने शुरू किया था। अगर गोई ने इस कहानी का पर्दाफाश न किया होता तो उसे यह मौका नहीं मिलता और उसे अचानक यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शो रिकॉर्ड करने के बाद उसे शूटिंग दल कास्ट के साथ जुड़ना होगा। जब वह समय आएगा तो उन दोनों के पास एक साथ बिताने के लिए और भी कम समय होगा। एक पल के लिए उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। ये सोचकर उसने उनका कॉलर छोड़ दिया और उन्हें चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। जब दूसरे पक्ष ने खुद पहल करके खुद को उन पर सौंप दिया था तो कियाओ यानजुए निश्चित रूप से बस इंतजार नहीं करने वाले थे। उन्होंने निशा शर्मा को गले लगाया और हावी हो गए। उनकी जीभ फुर्ती से उसके मुंह में प्रवेश कर गई। कुछ देर बाद ही वे दोनों अलग हुए। उनके होंठ मुगद थे और उनकी आंखों में मिठास थी। निशा शर्मा ने उनकी मजबूत छाती थपथपाई और हंसी। जब मैं फिर से खाली फ्री हो जाऊंगी तो हम किसी ट्रिप यात्रा पर चलेंगे। कियाओ यानजुए ने आह भरी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह समय आ गया है जब कंपनी को तुम्हें कोई काम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा तो ऐसा ही था, लेकिन वे निशा शर्मा के करियर के विकास में दखल नहीं देने वाले थे। निशा शर्मा भी जानती थी कि वे झल्लाहट में बोल रहे थे और उसने उन्हें फिर से चूम लिया। ठीक है, तब मैं आपके साथ रहूंगी। कुछ ही गिने चुने दिनों में मैं 18 साल की हो जाऊंगी। निशा शर्मा का जन्मदिन 20 अगस्त को था। दूसरे शब्दों में लगभग एक महीने में वह 18 साल की हो जाएगी और वयस्क बालिग हो जाएगी। वयस्क होना, ये सुनकर कियाओ यानजुए ने हल्की सी सांस खींची। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में कोई बिजली दौड़ गई हो और वे लगभग अपना नियंत्रण खो बैठे।
जब वह समय आएगा तो मैं आपके साथ बंजी जंपिंग और पैराशूटिंग करूंगी, जो कुछ भी रोमांचक हो। निशा शर्मा ने मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की, जिससे कियाओ यानजुए के अरमानों पर ठंडे पानी की एक बड़ी बाल्टी सफलतापूर्वक गिर गई। कियाओ यानजुए के चेहरे की मुस्कान जम गई। हा हा हा। कियाओ यानजुए को छेड़ने के बाद निशा शर्मा जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। कियाओ यानजुए नाराज भी थे और झुंझलाए हुए भी। ये लड़की भी ना। निशा शर्मा को इतनी उजली मुस्कान के साथ देखकर उन्होंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपना सिर नीचे किया। उनकी नाकें एक दूसरे को छू रही थीं। उन्होंने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज़ में कशिश और गहराई थी। क्या हो अगर मैं कुछ और ज़्यादा रोमांचक करना चाहूँ? जैसा कि उन्होंने कहा, उनका हाथ उसके कमीज ब्लाउज के अंदर गया और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उस मोटी, गर्म और थोड़ी खुरदरी हथेली को अपने शरीर पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करके निशा शर्मा का चेहरा लाल हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने एहसान का बदला चुकाया। उसका हाथ कियाओ यानजुए के कपड़ों के अंदर गया और उसके पेट पर घेरे शकल बनाने लगा। उसे यह कहना ही होगा, कियाओ यानजुए का शरीर बहुत अच्छा था, बिना किसी चर्बी के और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। उन्हें छूना आरामदायक था। आप कितना ज़्यादा रोमांचक खेलना चाहते हैं? मैं तैयार हूँ, आई एम गेम। वह उनके कानों के पास आए। उसकी सांसें फुसफुसाहट जैसी थीं। उसके हाथ हल्के से हिल रहे थे, जिससे थोड़ी सिहरन पैदा हो रही थी। कियाओ यानजुए का शरीर कड़ा हो गया। एक खास जगह में कुछ हलचल होने लगी और उनकी सांसें बदल गईं। वे दोनों शारीरिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए जाहिर है कि निशा शर्मा ने इस बदलाव को महसूस किया। हालांकि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत था। आप क्या कहते हैं? बात करते हुए उसका हाथ नीचे की ओर गया। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। जब वह एक निश्चित सीमा तक पहुंचने ही वाली थी तो कियाओ यानजुए ने एक धीमी गर्जना की। फिर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और निशा शर्मा के हाथ को हटा दिया, उसे कुछ और करने से रोक दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम अभी 18 साल की नहीं हो। कियाओ यानजुए ने अपने दांत पीसे, फिर आक्रामकता से लेकिन धीरे से उसके होंठों को चूम लिया। उसी समय उन्होंने उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वे उसे अपने अंदर समा लेना चाहते हों। निशा शर्मा का पेट दबा हुआ था, उसके होंठ उनके कब्जे में थे और उनकी तीव्र सांसों ने उसे घेर लिया था। उसका पूरा शरीर मदहोश था और वह केवल कियाओ यानजुए को उसे पागलपन की दुनिया में ले जाने दे सकती थी। कियाओ यानजुए असंतुष्ट थे और उनका शरीर उसे खा जाने के लिए बेताब था। हालांकि उनकी बची कुची समझ उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें कोई भी गड़बड़ करने से रोक रही थी। उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत गया है, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे अपना नियंत्रण खोने वाले हैं तो उन्होंने निशा शर्मा को जोर से दूर धकेल दिया। निशा शर्मा ने पीछे देखा और सुन्न रह गई। कियाओ यानजुए खाने की मेज डाइनिंग टेबल के सहारे खड़े थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उनके कॉलर के कुछ बटन खुले हुए थे, जिससे उनकी मजबूत और धूप से सिंक चुकी टैंक छाती दिखाई दे रही थी। उनका चेहरा लाल था और उनके होंठ लाल थे, जो इच्छाओं से भरे हुए थे। अन्य जगहों पर उनकी प्रतिक्रिया और भी अधिक स्पष्ट थी और वे अपनी पैंट को फाड़कर बाहर निकलने वाले थे। निशा शर्मा का पूरा शरीर झंझना रहा था और वह उन पर फिर से झपटने के लिए बेताब हो रही थी। हालांकि इस समय उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। हवा में जैसे कुछ बेचैनी भर गई थी, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी भारी और अस्त व्यस्त हो गई थीं। सौभाग्य से उनकी नज़रों के टकराव को तोड़ने और चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ठीक उसी समय दूरभाष बज उठा। निशा शर्मा भागकर एक तरफ गई और उसने अपना दूरभाष उठाया। ये तांग लुओ थी। हेलो। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, निशा शर्मा चौंक गई। उसकी आवाज़ बहुत भारी कर्कश हो गई थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? निशा शर्मा ने जल्दी से अपनी आवाज़ को सामान्य करने के लिए कुछ बार हल्की खांसी की, फिर आगे बोली, कुछ नहीं। मेरा गला बस थोड़ा खराब असहज है। क्या सब ठीक है? हाँ। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मैं बाद में आऊँगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दूरभाष फ़ोन रखने के बाद निशा शर्मा ने अपना सिर घुमाया, लेकिन देखा कि कियाओ यानजुए पहले ही जा चुके थे। जब उसने उन्हें ढूंढा तो वे स्नानघर बाथरूम में जा चुके थे। निशा शर्मा उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बस अपनी जीभ बाहर निकाली, मुंह चिढ़ाया। आधे घंटे बाद कियाओ यानजुए बाहर आए। उनका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था और उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उनके कपड़े भी ठीक थे और वे सामान्य हो गए थे। निशा शर्मा ने पहले ही खाना लगा दिया था और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। आइए और नाश्ता कर लीजिए। कियाओ यानजुए ने उसकी ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया और उसके बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। आखिरकार इस बार वे सच में भूखे थे। निशा शर्मा ने एक झींगा पकौड़ी श्रिम्प डम्पलिंग उठाए और उसे उनके मुंह के पास ले गई। मुंह खोलिए। कियाओ यानजुए ने अपना मुंह खोला और स्वादिष्ट झींगा पकौड़ी खा ली। झींगा पकौड़ी के बाद मीटबॉल मांस का कोफ्ता आया।
मीटबॉल के बाद दलिया कौंजी का एक निवाला आया। कियाओ यानजुए ने उसकी ओर देखने से पहले अपना पेट भरने के लिए कुछ निवाले लिए। तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो? उसका इस तरह लाड़ प्यार दिखाना, इतनी परवाह करना बिना किसी कारण के तो नहीं हो सकता था। मुझे आहलुओ से मिलना है। कियाओ यानजुए का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। क्या तुम कल ही स्कूल में नहीं मिली थी? निशा शर्मा ने उन्हें देखकर मुस्कुराए। आज हमें कुछ काम है। कैसा काम? कियाओ यानजुए को ईर्ष्या हो रही थी। हालांकि उन्होंने तांगलुओ के सामने पहले ही अपना अधिकार दिखा दिया था, लेकिन वे अभी भी पक्का नहीं थे। निशा शर्मा इतनी अद्भुत थी, क्या हो अगर तांगलुओ को उसमें दिलचस्पी हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि निशा शर्मा ने तांगलुओ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। निशा शर्मा के इतने सारे दोस्त थे और तांगलुओ सबसे खास थी। हम आज बिंदु होटल जा रहे हैं। निशा शर्मा ने यह बात नहीं छिपाई। बिंदु होटल? कियाओ यानजुए एक पल के लिए सुन्न रह गए। तुम वहां क्यों जा रही हो? कुछ काम निपटाने। बेशक, वह सब कुछ इतना साफ साफ नहीं बताएगी। आखिरकार ये तांगलुओ का राज था। वे आज बिंदु होटल जा रहे थे ताकि बारीकियों को देख सकें और फिर सोच सकें कि वे कैसे काम कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि बिंदु होटल किस परिवार का है? कियाओ यानजुए ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। निशा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर घूरा। ये कियाओ परिवार का है। कियाओ यानजुए ने हुंकारा भरा, उनके भाव थोड़े गर्वित थे। बेशक, निशा शर्मा बहुत खुश थी। बहुत बढ़िया। वह झपटी और उनके चेहरे पर एक चुंबन जड़ दिया। कियाओ यानजुए का मिजाज अचानक सुधर गया, लेकिन उन्होंने उसे दूर धकेला और त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? निशा शर्मा ने अपना मुंह खोला, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मुझे पहले उससे चर्चा करनी होगी। कियाओ यानजुए का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। तुम्हें अभी भी उससे चर्चा करनी है? निशा शर्मा ने सिर हिलाया। बेशक। कियाओ यानजुए का चेहरा और भी सख्त हो गया, लेकिन निशा शर्मा बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने उनका हाथ थपथपाया। 1 मिनट रुकिए। ये कहने के बाद वह उठी और दूरभाष करने के लिए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ जब तांगलुओ को इसके बारे में पता चला तो वह स्तब्ध रह गई। बिंदु होटल कियाओ परिवार का था। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक था। सही कहा, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। तो हमारी योजना और भी आसान हो जाएगी। हालांकि उनकी मदद पाने के लिए तुम्हारी स्थिति। तांगलुओ पूछने से पहले एक पल के लिए चुप रही। क्या वे कुछ कहेंगे? बेशक नहीं, निशा शर्मा ने कियाओ यानजुए की गारंटी ली। तो तांगलुओ ने निशा शर्मा की कही बातों पर विचार किया और आखिरकार अपने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। ठीक है, उन्हें बता दो। नाश्ते के बाद निशा शर्मा कियाओ यानजुए को तांगलुओ से मिलाने ले गई। वहां पहुंचकर कियाओ यानजुए ने अपना चेहरा भावहीन रखा और उनका मिजाज खराब लग रहा था। उन्हें हैरानी हुई जब तांगलुओ के मुंह से निकले शब्द किसी बम की तरह थे जिसने उनके होश उड़ा दिए। तुमने कहा तुम लड़की हो? कियाओ यानजुए ने अविश्वास से तांगलुओ को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी घूरती नजरों के कारण तांगलुओ अपना सिर नहीं उठा पा रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। हालांकि उसने कियाओ यानजुए को इस बारे में बताने का फैसला कर लिया था, फिर भी उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो अब आपको समझ आया कि मैं इसके इतने करीब क्यों हूं, है ना? निशा शर्मा ने कियाओ यानजुए की ओर एक भौं उठाई। तब जाकर कियाओ यानजुए को समझ में आया। निशा शर्मा के व्यक्तित्व को देखते हुए वह किसी विपरीत लिंगी पुरुष के इतने करीब कभी नहीं जाती अगर वह उसे कोई मौका नहीं देना चाहती। निशा शर्मा के अब कई पुरुष मित्र थे। जिस तरह से निशा शर्मा यूज़ी और अन्य लोगों के साथ रहती थी, वह उसके तांगलुओ के साथ रहने के तरीके से अलग था। अगर ऐसा नहीं होता तो कियाओ यानजुए तांगलुओ से इतने नाराज ईर्ष्यालु नहीं होते। उस झटके के बाद कियाओ यानजुए जल्दी ही शांत हो गए। क्या मो बोनान को पता है? उन्होंने पूछा। तांगलुओ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। उन्हें पता था, अगर मो बोनान को पता होता तो अब ये स्थिति नहीं होती। आप उसे नहीं बता सकते, निशा शर्मा ने कियाओ यानजुए को चेतावनी दी। चिंता मत करो, मुझे पता है, कियाओ यानजुए ने तुरंत उसे आश्वासन दिया। वे जानते थे कि तांगलुओ के उन्हें सच बताने का मुख्य कारण उनका निशा शर्मा के साथ रिश्ता था। अगर वे मो बोनान को इस बारे में बताते तो वे उनके भरोसे को तोड़ देते। इसके अलावा मो बोनान के ठंडे चेहरे के बारे में सोचकर कियाओ यानजुए को और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। दरअसल तांगलुओ ने अपनी पहचान के अलावा कुछ नहीं कहा था। हालांकि कियाओ यानजुए कोई मूर्ख नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगा सकते थे कि इसमें कुछ और भी था। हमें अब आपकी मदद चाहिए, निशा शर्मा ने कियाओ यानजुए से कहा। बताओ, कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया, उसके आगे कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही प्रतिक्रिया दी। क्या इसका संबंध बिंदु होटल से है? सही कहा, निशा शर्मा ने सराहना करते हुए सिर हिलाया। हमें कुछ काम है, तो क्या आप होटल के प्रबंधक से हमारा सहयोग करने के लिए कह सकते हैं?
ठीक है। तांग लुओ के असली लिंक का पता चलने के बाद कियाओ यानजुए का मिजाज इतना अच्छा था कि वे तुरंत इसके लिए मान गए। कियाओ यानजुए की सहमति देखने के बाद ही तांग लुओ ने राहत की सांस ली। अगर कियाओ यानजुए को अभी भी लगता कि वह एक लड़का है तो वे निश्चित रूप से इतनी आसानी से सहमत नहीं होते। अगर उन्होंने उसे लड़का समझा होता तो उन्होंने इतनी जल्दी हाँ नहीं की होती। ये सोचकर वह निशा शर्मा की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कियाओ यानजुए का हाथ हिलाया और फिर कहा, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कल उसे शो रिकॉर्ड करने जाना होगा, इसलिए वह तब उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है। कियाओ यानजुए को कोई समस्या नहीं थी और उन्होंने सिर हिलाया। मैं अभी उनसे संपर्क करता हूँ। ठीक है। हालांकि आपको बिल्कुल भी इस मामले को उजागर नहीं करना है, निशा शर्मा ने उन्हें गंभीरता से चेतावनी दी। अगर उसे कियाओ यानजुए की मदद न लेनी होती तो उसने तांग लुओ का राज नहीं बताया होता। आखिरकार जितने ज्यादा लोग जानते इसे राज रखना उतना ही मुश्किल होता। चिंता मत करो, कियाओ यानजुए ने उसे चूमा। मुझे पता है। उन्होंने अपना दूरभाष निकाला और अपने सचिव सेक्रेटरी से संपर्क किया। जल्द ही सचिव का जवाब आ गया। ठीक है, मैं आपको होटल के प्रबंधक के पास ले चलता हूँ। नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया, फिर एक नकाब मास्क निकाला और तांगलुओ से अपना चेहरा बदलने को कहा। जितने कम लोगों को इस बारे में पता होगा उतना ही अच्छा है। हालांकि कियाओ यानजुए नहीं जानते थे कि वह इतनी गोपनीयता क्यों बरत रही थी, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया। उस रात मो बोनान को खबर मिली कि जो वीडियो पहले गायब हो गया था वह मिल गया है। जब मो बोनान ने ये खबर सुनी तो उनके मन में तुरंत उथल पुथल मच गई। पिछले कुछ दिनों से उनका मिजाज बेवजह ही ऊपर नीचे हो रहा था। ये स्पष्ट था कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ था और कंपनी अच्छी चल रही थी, लेकिन वे बस बहुत परेशान और बिना किसी बात के चिड़चिड़े थे, हमेशा ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कुछ होने वाला है। पूरी कंपनी उनके चिड़चिड़े बर्ताव से डरकर शांत थी, काम पर जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी और हमेशा फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। अब आखिरकार ऐसी खबर सुनने के बाद मो बोनान का मिजाज अचानक बहुत बेहतर हो गया। कुछ महीने पहले उन्हें एक दावत में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें नशीला पदार्थ ड्रग्स दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। उनकी शराब में कुछ ऐसा मिला हुआ था जो वहां नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वे एक ऐसी महिला के साथ सोए जिसकी पहचान उन्हें नहीं पता थी। सबसे ज्यादा नफरत वाली बात यह थी कि उस रात के बाद वह महिला भाग गई और उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को उसे ढूंढने के लिए कहा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। इसके अलावा उस दिन का निगरानी वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दिया गया था। अगर यह महिला नहीं भागी होती तो वे इतने नाराज नहीं होते। अगर वे उसे दूर जाने के लिए पैसे दे देते तो मामला सुलझ जाता। हालांकि महिला भाग गई। कौन जानता था कि वह क्या कर रही थी? कौन जानता था कि इसके पीछे कितनी अनजानी बातें छिपी थीं? मो बोनान को लगा कि वे एक ऐसे अदृश्य जाल में फंस गए हैं जो किसी समय फट जाएगा, जिससे एक बड़ी आपदा आएगी। इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों को इस मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया। हालांकि महीनों बीत चुके थे और वहां कोई खबर नहीं थी, यहां तक कि वीडियो को भी वापस नहीं लाया, रिकवर नहीं किया जा सका। उन्हें जितनी कम जानकारी मिलती वे उतने ही ज्यादा चिंतित होते जाते। इस बात का तथ्य कि इसके पीछे के लोगों के पास इतनी भयानक ताकत थी, इसका मतलब था कि उनके कोई गंभीर छिपे हुए इरादे थे। इसलिए मो बोनान ने जानकारी ढूंढना नहीं छोड़ा। जब वे गुस्से से फटने ही वाले थे तब आखिरकार एक खबर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, वीडियो भेजो। जल्द ही वीडियो प्राप्त हो गया और उन्होंने इसे चलाने के लिए इस पर क्लिक किया। यह शायद इसलिए था क्योंकि इसे अभी अभी रिकवर किया गया था, लेकिन वीडियो थोड़ा धुंधला था। कुछ जगहों पर झिलमिलाहट थी, लेकिन इससे देखने पर कोई असर नहीं पड़ा। सामग्री काफी स्पष्ट थी। एक महिला सिर झुकाए उनके कमरे से जल्दबाजी में बाहर निकली। महिला के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे और उसके सिर पर टोपी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके बाल छोटे थे। मो बोनान ने उन कुछ बची हुई यादों को याद किया, फिर ये तय किया कि महिला के बाल वास्तव में छोटे थे। महिला के कदम थोड़े बेतरतीब थे क्योंकि वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसने अपना सिर नहीं उठाया। मो बोनान ने वीडियो में दिख रही महिला को बिना पलक झपकाए ध्यान से देखा। थोड़ी देर तक चलने के बाद भी वे महिला का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, जिससे वे थोड़े अधीर हो गए। सौभाग्य से जब वे वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड करने ही वाले थे, महिला ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सामान्य रूप से आकर्षक था, न तो बहुत उत्कृष्ट असाधारण और न ही बहुत साधारण। मो बोनान ने त्योरियां चढ़ाईं। यह महिला कौन थी? वीडियो चलता रहा। महिला लिफ्ट में घुसी, जल्दबाजी में कुछ बार बटन दबाया, फिर कोने में सिकुड़ गई और अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। जब उसने अपना सिर उठाया तो अभी भी आंसुओं के कुछ निशान देखे जा सकते थे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वह तुरंत बाहर भाग गई। वीडियो यहीं खत्म हो गया।
और कुछ नहीं, उन्होंने दूरभाष करके पूछा। जवाब आया, इसके बाद कुछ नहीं है। महिला शायद होटल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। उसके बाद उसने ऐसा रास्ता लिया जहां कोई निगरानी कैमरा नहीं थी। ढूंढते रहो और पता लगाओ कि यह महिला कहाँ है। मोबोनान ने दूरभाष रख दिया। उनकी आंखें उदास थीं, लेकिन वे अभी भी राहत महसूस कर रहे थे। वे अपने दिल में आए उस अवर्णनीय विचार पर शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें ऐसा क्यों लगा था कि यह महिला कोई ऐसी थी जिसे वे जानते थे।